सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्विचिंग स्पीड्स एंड फॉरवर्डिंग मेथड्स। बेसिकली पहला हमारा टॉपिक बनता है कि कौन से हमारा जो स्विच है वो कौन से फॉरवर्डिंग मेथड्स इस्तेमाल करता है, वो कौन से फॉरवर्डिंग मेथड्स इस्तेमाल करता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये दो किस्म के फॉरवर्डिंग मेथड इस्तेमाल करता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड। The first one is called the switch. Switch तो आपने देखा हुआ है ना, Ethernet switch. तो Ethernet switch uses store and forward mechanism for forwarding your frames, for forwarding the data frames. That is one method. ठीक है जी, data frames. And the next method, Bashir, is the cut through. The second method is cut through. So I explain the difference between the two कि कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपको पता है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो भी अगर आपका ये नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर अपना डेटा किसको देता है? एलएलसी लेयर को। और एलएलसी लेयर या सब लेयर मैक लेयर को दे देती है। और मैक लेयर का काम यह है कि जो भी नेटवर्क लेयर से आया, जिसको हम कहते हैं पेलोड, जो भी पेलोड आया इसके साथ हेडर भी लगाए और ट्रेलर भी लगाए। और हमने पढ़ा हुआ है कि ट्रेलर में क्या होता है अरसलान? सीआरसी। और सीआरसी किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है? सीआरसी इस्तेमाल होता है एरर डिटेक्शन के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए। ठीक है ना, याद है ना? यस सर। ओके, तो ये तो इस्तेमाल हो गया फॉर व्हाट पर्पस? एरर डिटेक्शन के लिए। जो हेडर है इसका, इसमें जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वन इज दी सोर्स एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस जो कि 6 बाइट्स का है, और पहले डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस और फिर सोर्स का मैक एड्रेस। ये 12 बाइट्स हेडर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही है। अगर हम बात करें अबाउट दी डेस्टिनेशन एड्रेस एंड दिस वन, इसका मतलब है कि जब भी कोई फ्रेम रिसीव होगा तो इस तरह रिसीव होगा। अब स्टोर एंड फॉरवर्ड का क्या मतलब है? स्टोर एंड फॉरवर्ड का मतलब ये है कि पहले जब ये फ्रेम आता है तो डिवाइस इसको अपने पास स्टोर करती है। स्टोर करने के बाद क्यों स्टोर करती है? इसलिए स्टोर करती है कि जब तक ये पूरा का पूरा फ्रेम ना हासिल हो जाए वो अपना सीआरसी कैलकुलेट नहीं कर सकती, क्योंकि सीआरसी तो पूरे के पूरे डेटा पूरे पेलोड पे कैलकुलेट होता है। पूरे के पूरे पेलोड के ऊपर, जो भी इसका पेलोड है, इसके ऊपर सीआरसी कैलकुलेट किया गया हुआ है। अब ये एक सीआरसी इसको मिला, एक सीआरसी इसने कैलकुलेट किया, एक सीआरसी इसने कैलकुलेट किया, और फिर दोनों को, जो कैलकुलेटेड सीआरसी है और जो रिसीव्ड सीआरसी है, इन दोनों को ماشي ماشي मोहम्मद अली جمعة पता नहीं लगी ना हम आका भैयोले मुझके मोहम्मद अली, आप अपना माइक को ऑफ कर दें, म्यूट कर दें। तो अभी हम बात ये कर रहे थे कि ये जो रिसीव्ड कैलकुलेटेड सीआरसी है और जो रिसीव्ड सीआरसी है, अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि जो पेलोड हमारे पास आया है दैट इज ओके, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर ये अनइक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि जो पेलोड हमें मिला है, जो डेटा फ्रेम हमें मिला है, वो क्या है? वो करप्टेड है, वो करप्टेड है। यही हमने पढ़ा हुआ है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले ये स्टोर करें सारे का सारा फ्रेम, फिर उसके ऊपर सीआरसी कैलकुलेट करें, फिर जो रिसीव्ड सीआरसी है उसको कंपेयर करें, अगर ठीक है तो अपर लेयर के हवाले कर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वो स्टोर करे,
फिर वो प्रोसेस करे और उसके बाद वो फॉरवर्डिंग डिसीजन ले, उसके बाद वो देखे कि किस डेस्टिनेशन की तरफ भेजना है। यानी अगर ये स्विच है, ये स्विच है, ये आपका इथरनेट स्विच है, इसकी पोर्ट नंबर 1 के ऊपर कोई डिवाइस कनेक्टेड है, एंड डिवाइस कनेक्टेड है, तो फादशाह क्या होगा, ये अपना फ्रेम जब इस पोर्ट नंबर 1 को देगा, लेट इट बी दिस पोर्ट नंबर 1, तो इस स्विच का काम है कि पहले इसको अपने पास स्टोर करे, फिर उसको प्रोसेस करे, जैसे मैंने अभी बताया क्या प्रोसेस करे कि उसका सीआरसी कैलकुलेट करे, फिर जो सीआरसी इसको रिसीव हुआ है उसके साथ कंपैरिजन करें, अगर इक्वल आ जाए तो फिर डेस्टिनेशन का एड्रेस इस्तेमाल करके जो कि हेडर के अंदर मौजूद है, और कल हमने पढ़ा था मैक टेबल, तो फिर इसका मतलब है कि उसके बाद ये डेस्टिनेशन का एड्रेस को मैक टेबल के अंदर देखे कि ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसके पास है, तो अगर है तो किस पोर्ट के साथ ये डेस्टिनेशन कनेक्टेड है, वो पोर्ट नंबर पे इसको निकाल दे। कुछ बात समझ आ रही है मेरी? अरसलान, बशीर, समझ आ रही है? फहद? ओके, नाइस फादशाह रिस्पोंडेड के इट्स फाइन, so which means Yes, sir. very nice, it is satisfactory there. तो ये तो हो गया स्टोर एंड फॉरवर्ड का मेथड जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। अब हम 1 बाय 1 स्लाइड की तरफ जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास दो तरीके हैं जिहाद, एक स्टोर एंड फॉरवर्ड और दूसरा कट थ्रू। तो कट थ्रू को एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन पहले स्टोर एंड फॉरवर्ड को हम फिनिश कर लें। तो कहते हैं दिस फ्रेम फॉरवर्डिंग मेथड रिसीव द इंटायर फ्रेम, this receives the entire frame and compute the CRC. If the CRC is valid means comparison is okay, the switch looks up for the destination address, which determines the outgoing interface, outgoing port. Thus the frame is forwarded out to the correct port. बात समझ आई? Is clear? तो ये मेथड है किसके लिए? स्टोर एंड फॉरवर्ड का मेथड। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा कि जब भी अगर स्लाइड के ऊपर ही मैं लिख रहा हूं, अगर ये मेरा स्विच है, ये मेरा एक पोर्ट है, मुख्तलिफ पोर्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। मोहम्मद अली क्या हो रहा है कि यहां पे एक डिवाइस है जिसने एक फ्रेम भेजा। जब फ्रेम इस पोर्ट नंबर 1 पे रिसीव हुआ, इसने सारे के सारा फ्रेम रिसीव किया। क्यों? इसका मतलब रिसीव किया का मतलब अपने पास स्टोर किया। स्टोर करने के बाद सेकंड स्टेप पे उसका सीआरसी कैलकुलेट किया। अगर सीआरसी वैलिड है, वैलिड का मतलब है कि जो रिसीव्ड सीआरसी है और जो कैलकुलेटेड सीआरसी है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो ये कहता है कि सीआरसी इज वैलिड। फिर ये हेडर का डेस्टिनेशन का एड्रेस रीड करता है, फिर ये डेस्टिनेशन से, ये हेडर से डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस रीड करता है और अपने मैक टेबल में जाकर चेक करता है कि ये मैक टेबल, ये डेस्टिनेशन का मैक किस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पे डेस्टिनेशन का मैक लिखा हुआ था लेट इट बी M10। आपको पता है दिस इज 48 बिट एड्रेस, यहाँ पे मैं सिंप्लिसिटी के लिख रहा हूं इन शॉर्ट M10। तो ये यहाँ पे आके चेक करेगा कि M10 मैक टेबल में है, अगर है तो ये M10 किस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, लेट इट बी पोर्ट नंबर 20। तो ये सिंपली इसको पोर्ट नंबर 20 की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। दैट इज द रीजन दिस मेथड इज कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड। और कल भी हमने ये पढ़ा था कि अगर ये इसकी एंट्री, ये डेस्टिनेशन की एंट्री मैक टेबल में नहीं है, तो ये जिस पोर्ट से आया है उसके अलावा तमाम पोर्ट्स के ऊपर उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा, उसको फ्लड कर देगा। बात समझ आई? अब क्लियर है बशीर, फहद, जियाद? यस सर। नाइस।
तो ये तो हो गया स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड। अब इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर ये चीज वैलिड नहीं है, अगर ये चीज वैलिड यानी कि रिसीव्ड और कैलकुलेटेड सीआरसी इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है कि सीआरसी वैलिड नहीं है, तो ये उस पैकेट को, उस फ्रेम को क्या कर देगा? सिंपली डिस्कार्ड कर देगा, उस फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि वो तो गार्बेज है ना। जब उसका सीआरसी सही नहीं आया तो इसका मतलब यह है कि वो ठीक नहीं है, वो फ्रेम करप्ट हो चुका हुआ है, तो उसको भेजना फजूल है। इट इज जस्ट द वेस्टेज ऑफ टाइम, प्रोसेसिंग एंड बैंडविड्थ। ये है इसका फायदा स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग मेथड का। डिसएडवांटेज क्या है? लाजमी तौर पे डिले ज्यादा, टाइम ज्यादा लग रहा है, हर पैकेट को स्टोर करो, हर पैकेट का सीआरसी कैलकुलेट करो, जब वो अगर चेक करो फिर उसके बाद ये वैलिड है कि नहीं है, अगर है तो आगे प्रोसेस करो, नहीं है तो डिस्कार्ड करो। तो फायदा ये कि करप्टेड फ्रेम कभी भी डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जाएगा, दैट इज द गुड पॉइंट। द बैड पॉइंट इज जिहाद के गलत फ्रेम तो नहीं जाएगा लेकिन डिले आएगा। Sir, I have a question. Yes, Bashir, you have a question and I am listening you. If you have written in the chat, I can read from there as well. Just you have written, I have a question. You can type or you can speak, whatever you want. Bashir, you said that you have a question. I am waiting for your question. In the meantime, Arsalan, how is the online class experience? Although आप लोगों ने online classes during your COVID period आपने दी, but how you feel? This is something equal, bad or good? सर मतलब क्वालिटी तो उसी तरह है, लेकिन ये है कि क्लास में बैठने की वो नहीं है ना सर, इंटरेक्शन वगैरह। अभी ये बशीर ने कहा है कि मेरा क्वेश्चन है सर, लेकिन अभी आप बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन अभी या वो टाइप करेगा या फिर मतलब उसको चाहिए कि मतलब माइक ऑन करे और पूछे, बिल्कुल, तो ये प्रॉब्लम्स है सर। ठीक है, लेकिन मुझे आपको पता है कि जिस तरह आप क्लास में हैंड रेज करके और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप यहाँ भी शायद बशीर के पास माइक नहीं है, दैट द रीजन ही इज यूजिंग टाइपिंग। लेकिन अगर आप इस मेथड में एडवांटेज ये है कि यू कैन, जैसे अभी आपने बोला, एनीवन कैन स्पीक बट अपने नंबर में, ठीक है। तो क्वेश्चन मुझे समझ आ गई, आपको भी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बशीर ने क्वेश्चन किया कि सीआरसी वैलिड मींस डेटा इज करेक्ट। यस, सीआरसी वैलिड का मतलब मैंने अभी बताया, वैलिड का मतलब मैंने अभी बताया कि अगर आपका रिसीव्ड सीआरसी, अगर आपका रिसीव्ड सीआरसी और कैलकुलेटेड सीआरसी इक्वल हो, देखिए मैंने इक्वल का साइन लगाया है, अगर ये इक्वल हो तो इस केस में हम इसको कहेंगे कि ये वैलिड सीआरसी है, ये वैलिड सीआरसी है। और अगर ये अनइक्वल आ जाए तो फिर हम कहेंगे ये अनवैलिड है। और अगर ये अनवैलिड है बशीर, तो हम उस फ्रेम को क्या कर देंगे? ये देखिए मैंने उसके ऊपर निशान भी लगा दिया, हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, वो करप्ट है, वो गार्बेज बन चुका है। व्हाट द आंसर बशीर नाउ? राइट जी, सो लेट्स मी कंटिन्यू नाउ। तो ये तो हो गया स्टोर एंड फॉरवर्ड। अब इसके मुकाबले में कट थ्रू में क्या फर्क है? कट थ्रू ये कहता है कि इंस्टेड ऑफ दिस, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि स्विच पे आया, पहले यहाँ पे मेमोरी में स्टोर हुआ, स्टोर होने के बाद प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद उसका अगर वो ठीक है तो उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखा गया, देखने के बाद उसको मैक टेबल से देखा गया एंड देन फॉरवर्ड किया। दिस इज स्टोर एंड फॉरवर्ड। As compared to this, the second method, which is called cut through, ये क्या कहता है? ये कहता है वेट ना करो। ये मेथड कहता है कि वेट, क्योंकि इसकी एक ही स्टोर एंड फॉरवर्ड की खामी में नजर आई, मोर डिले। अब इस चीज से कैसे बचा जाए?
तो लोगों ने इसके लिए सेकंड मेथड निकाला विच इज कट थ्रू स्विचिंग, जो कि क्या कहती है, ये कहती है लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि ये कहती है कि अगर ये आपका स्विच है और इस स्विच को लेडीज एंड जेंटलमैन एक पैकेट आया, डोंट स्टोर इट, डोंट डिले, then what need to be done? Then what need to be done? And the answer is that only जब आपके पास, क्योंकि सबसे पहला भी मैंने बताया कि हेडर में सबसे पहली चीज जो आपको मिलती है दैट इज द डेस्टिनेशन एड्रेस, यानी 6 बाइट्स। बस ये रिसीव हो जाए, बस ये रिसीव हो जाए डेस्टिनेशन एड्रेस, तो बस मैक एड्रेस के पास, अपने मैक टेबल के पास चले जाओ। तो बस इधर से बाइट्स आती जाएंगी, इधर से बाइट्स आती जाएंगी, और जो भी क्योंकि मैक टेबल ने आपको बता दिया मिसाल के तौर पे पोर्ट नंबर 20 पे जाओ, बस आपने डेस्टिनेशन को पढ़ा और इसके मुताबिक इधर से बाइट्स अभी आ रही हैं, फ्रेम आ रहा है, साथ साथ उसका डेस्टिनेशन की तरफ जा भी रहा है। बात समझ आ रही है? yes, इससे आपको ये समझ आई, इससे आपको ये समझ आई कि इसमें डिले नहीं होगा या मिनिमम डिले होगा, मिनिमम डिले होगा, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ सर्विस बेहतरीन हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। ये तो हमें समझ आ गई। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि आपने तो उसकी सीआरसी मालूम किया हुआ है, लेकिन आपने सीआरसी को चेक नहीं किया। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आप सही फ्रेम दे रहे हो, डेस्टिनेशन को वैलिड फ्रेम्स दे रहे हो, और ये भी हो सकता है कि आप उसको अनवैलिड फ्रेम्स दे रहे हो, यानी कि करप्टेड फ्रेम्स दे रहे हो। तो यूं जो एंड डिवाइस है सारा का सारा बर्डन उस पे आ जाएगा, सारा का सारा बर्डन किस पे आ जाएगा? एंड डिवाइस पे, कि वो आखिर में जाके सीआरसी को चेक करे और मालूम करे कि उसको अगर 1000 फ्रेम मिले हैं, उनमें से क्या सबके सब ठीक है? अगर सबके सब ठीक है तो यू आर लकी एनफ, और अगर उनमें कोई खराब है तो वो फिर उसको डिस्कार्ड करे और अपर लेयर्स के हवाले करे कि वो इसके लिए दोबारा मांगे, यानी रिट्रांसमिशन करवाए। कुछ बात समझ आ रही है? यस सर। नाइस, ओके एवरीवन, नाइस। तो ये कह रहा है कि दी फ्रेम फॉरवर्डिंग मेथड, यानी दिस फ्रेम फॉरवर्डिंग मेथड विच इज द कट थ्रू फॉरवर्ड द फ्रेम बिफोर इट इज इंटायरली रिसीव्ड। सारा का सिर्फ फ्रेम रिसीव नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मिला है। तो यही वो कह रहा है, एट अ मिनिमम द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द फ्रेम मस्ट बी रेड ओनली। बस आप डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस पढ़ें और फॉरवर्ड करना फ्रेम को। जब आप डेस्टिनेशन एड्रेस पढ़ा, ये लिख नहीं रहा, लेकिन यू अंडरस्टैंड कि देन इट विल हैव टू गो टू द मैक टेबल, इट हैज टू गो टू द मैक टेबल, गेट द डिसीजन ऑफ द मैक टेबल विच पोर्ट, एंड पीछे से फ्रेम आ रहा है, क्योंकि हो सकता है फ्रेम जो है वो 10,000 बिट्स का हो, आपने तो सिर्फ अभी 6 बाइट्स रिसीव किए हैं, हो सकता है 1500 बाइट्स हो। तो बस फ्रेम आ रहा है पीछे से और आगे साथ साथ ट्रांसमिट भी हो रहा है टुवर्ड द डेस्टिनेशन। तो यही वो कह रहा है कि बिग डिसएडवांटेज ऑफ द स्टोर एंड फॉरवर्ड क्या है, इज दैट इट डिटरमाइंस इफ द फ्रेम हैज एरर बिफोर प्रोपेगेटिंग द फ्रेम। यानी कि स्टोर एंड फॉरवर्ड का बड़ा फायदा, जिसे मैंने पहले बताया, वो ये है कि गलत फ्रेम, करप्टेड फ्रेम कभी भी डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जाएगा। When the error is detected, the switch discard the frame. Discarding frame with error reduces the amount of bandwidth consumed by the corrupted. दादी तौर पे जब आप करप्टेड फ्रेम भेजेंगे तो क्या नुकसान होगा? बैंडविड्थ इस्तेमाल होगी। नंबर 2 क्या होगा? एंड डिवाइस की प्रोसेसिंग जाया होगी, क्योंकि वो करप्टेड फ्रेम को उठाएगा, उसको प्रोसेस करने की कोशिश करेगा। तो दैट इज अ डिसएडवांटेज। कहता है स्टोर एंड फॉरवर्ड डिसएडवांटेज उसका मैंने बताया, मोर डिले। यही वो कह रहा है, स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग इज रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस एनालिसिस ऑन कन्वर्ज्ड नेटवर्क्स when frame classification for traffic prioritization is necessary.
जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको अब ये आपका डिसीजन है कि कौन सा मेथड आपके लिए बेहतर है, मिसाल तौर पे वॉइस ओवर आईपी है। अब इसमें आपको डिले बर्दाश्त नहीं होगा। वॉइस ओवर आईपी में आपको या वेब ब्राउजिंग में आपको क्या चीज बर्दाश्त नहीं होगी? डिले। आप चाहेंगे जितना क्विकली आए उतना बेहतर है, जितना क्विकली आए उतना बेहतर है। इसकी जी Salan, do you want to say something? नो सर। Okay, nice. So we move further. तो ये वो कह रहा है, फर्दर वो बताता है इस स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में, कि जो कट थ्रू ये आगे दो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है, क्लासिफाई हुआ है। नंबर 1 को हम कहते हैं फास्ट फॉरवर्ड स्विचिंग और नंबर 2 को हम कहते हैं फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग। तो कट थ्रू स्विचिंग को हमने आगे फर्दर कितने उसमें डिवाइड कर दिया? 2 वेरिएंट्स है कट थ्रू के। एक को कहते हैं फास्ट फॉरवर्ड। एक चीज और बता दूं लेडीज एंड जेंटलमैन के हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग के लिए वी आर यूजिंग दी जूम और चीजों में जबरदस्त है। एक इसमें खराबी है, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं आसिफ, कि ये 40 मिनट का सेशन देता है। तो अभी 40 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं, तकरीबन 4 मिनट बाकी हैं उसमें, तो हमारा कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा। मैं विद इन अ मिनट आपको दोबारा अपने व्हाट्सएप पे ऊपर दोबारा भेज दूंगा एक नया लिंक, तो आप जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि डिसरप्शन बिटवीन द क्लास ना आए। ठीक है जी। अभी किसने कहा था कि उसका क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन है, सर माय क्वेश्चन है सर कि स्विच की स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी होती है सर? ओके, अभी हम इसमें बात करेंगे कि स्विचिंग कैपेसिटी जो है वो 2 तरह से ली जाती है। नंबर 1 वो अगला टॉपिक है, उसमें मैं फर्दर डिटेल में करूंगा। बाज औकात तो हर पोर्ट की अपनी बफर होता है, जिसको आप मेमोरी कह लें। बाज केसेस में ये होता है कि नहीं, पूरे स्विच की एक शेयर्ड मेमोरी होती है। तो अभी हम कुछ देर में बात करेंगे कि, और लाजमी तौर पे आपको पता है कि एक अगर आपके पास जंबो फ्रेम्स हैं, थोड़ा 1 मिनट का वेट कीजिएगा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? ठीक है, ठीक है, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अगर आप अकाउंट के थ्रू करना चाहते हैं और अगर कहते हैं तो मैं वापसी घर की तरफ चलूंगा तो आपसे आपके घर पे रिसीव कर लेता हूं। ठीक है, ओ यस यस यस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको अब आधे घंटे के बाद आपको वो भिजवा रहा हूँ। आई वो भेज देता हूँ, नो प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज जी। तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी कि आपका क्वेश्चन ये था कि मेमोरी कितनी होती है। तो वो डिजाइन का वो है कि अगर आपके पास 10 मेगाबिट पर सेकंड का है तो आपको पता है कि आपका फ्रेम का साइज छोटा है। अगर आपके पास 100 मेगाबिट पर सेकंड है या गीगाबिट ईथरनेट है या 100 गीगाबिट ईथरनेट है या 40 गीगाबिट ईथरनेट है, लाजमी तौर पे आपको मेमोरीज के मुताबिक डिसाइड करनी है। यू गॉट द आंसर जेंटलमैन? यस सर। ओके नाइस। तो मैंने अभी आपसे बताया कि हमारे पास 2 किस्म की इसमें कट थ्रू के अंदर, पहले ही 2 मैंने कहा। पहला क्या कहा? स्टोर एंड फॉरवर्ड। नंबर 2 कट थ्रू। कट थ्रू के अंदर फिर 2 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं फास्ट फॉरवर्डिंग और नंबर 2 को कहते हैं फ्रेगमेंट फ्री। फ्रेगमेंट फ्री, क्या फर्क है दोनों में? पहला वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया है कट थ्रू की डेफिनेशन, एग्जैक्टली वो फास्ट फॉरवर्ड वाला भी यही कहता है।
यानी ऑफर द लोवेस्ट लेवल ऑफ लेटेंसी by immediately forwarding a packet after reading the destination address। यही मैंने अभी आपको बताया कट थ्रू में, यानी कि कट थ्रू और इसका ये वेरिएंट फास्ट फॉरवर्ड एक ही चीज है, एग्जैक्टली एक ही चीज है, ठीक है। बिकॉज फास्ट फॉरवर्ड स्विचिंग स्टार्ट्स फॉरवर्डिंग बिफोर द इंटायर पैकेट हैज बीन रिसीव्ड। There may be times when packets are relayed with error. Yes, they can be relayed, they can be forwarded. Relay is an old word for switching. Relay is an old word for switching. यानी switching error के साथ भी उसको भी लेकर जाएगा। The destination NIC discard the faulty packets upon receipt। तो फिर सारा का सारा लोड destination पे आ जाएगा कि अगर एरर है तो उस एरर को आप डील करो, डेस्टिनेशन करे। स्विच ने अपनी जिम्मेदारी हटा दी अपने से। फास्ट फॉरवर्ड स्विचिंग इज द टिपिकल कट थ्रू मेथड ऑफ स्विचिंग। तो ये हो गया आपका फास्ट फॉरवर्ड स्विचिंग। इसके मुकाबले में जेंटलमैन फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग क्या है? फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग क्या है? ये कहती है कि स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। तो मैं आपको ये क्लियर कर रहा था फहद शाह के किस तरह ये काम करता है फ्रेगमेंट फ्री। कि आपको याद हो तो मैंने कहा था कि एक इसका मिनिमम साइज होता है और एक इसका मैक्सिमम साइज होता है फ्रेम का। फ्रेम एज ए रिस्ट्रिक्शन जिसमें इसका मिनिमम और मैक्सिमम साइज होता है। तो जो मिनिमम साइज है उसको कहते हैं 64 बाइट्स। तो ये कहता है कि जो मिनिमम साइज है जब वो रिसीव हो जाए, जिसमें लाजमी तौर पे सोर्स का एड्रेस भी हो जाएगा, डेस्टिनेशन का एड्रेस भी हो जाएगा, कुछ पार्ट ऑफ दी क्योंकि आपको पता है कि टोटल 18 बाइट्स हैं जिनमें से 4 बाइट ट्रेलर में चले जाते हैं, 14 बाइट्स जो हैं 14 बाइट जो हैं वो हेडर में आ जाते हैं। तो 14 वो बाइट भी आ जाएंगे और सम पार्ट ऑफ दी पेलोड भी आ जाएगा। तो कहता है कि जब आपको ये 64 बाइट्स तक आप उसको स्टोर कर लें, जो ही आपको 64 बिट कंप्लीट हो जाएं, 64 बाइट्स रिसीव हो जाएं, इसके पहले 6 बाइट रिसीव पढ़ के डेस्टिनेशन का एड्रेस देखें और मैक टेबल को फॉलो करके डेस्टिनेशन फाइंड करें और उस डेस्टिनेशन की तरफ पैकेट आ भी रहे हैं, स्विच की तरफ फ्रेम आ भी रहा है और फ्रेम जा भी रहा है, फ्रेम आ भी रहा है और फ्रेम जा भी रहा है। दिस मेथड इज कॉल्ड फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग। इस मेथड को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग। बात समझ आई दोनों में फर्क? फ्रेगमेंट फ्री में और इसमें फर्क आपको समझ आया कि यहां पे आप कम से कम इतना वेट करते हैं कि मिनिमम साइज ऑफ दी आपको रिसीव हो जाए, मिनिमम साइज रिसीव हो जाए। जब मिनिमम साइज रिसीव हो जाता है तो फिर आप उसके ऊपर उसको इस वक्त तक, यानी पूरा है तो 64 बाइट तो नहीं है, हो सकता है 1500 बाइट्स हो, तो यू डोंट वेट फॉर द टोटल कंप्लीट फ्रेम, यू ओनली वेट फॉर ए सर्टेन मिनिमम लेंथ ऑफ द फ्रेम। तो ये वो कह रहा है कि इट इज ए कंप्रोमाइज। का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग क्या है? दैट इज ए सोल्यूशन व्हिच इज इन बिटवीन द स्टोर एंड फॉरवर्ड एंड द फास्ट फॉरवर्ड। ठीक है साहिल शाह, इज इट क्लियर जिहाद? ओके ठीक है सर। तो ये यहाँ पे वो कह रहा है कि एक कंप्रोमाइज बिटवीन दी हाई लेटेंसी किसमें थी? स्टोर एंड फॉरवर्ड में हाई लेटेंसी थी। लेटेंसी कहते हैं डिले को, एंड लेकिन लेटेंसी तो ज्यादा थी, लेकिन खूबी क्या थी? हाई इंटीग्रिटी, यानी गलत डेटा कभी भी नहीं जाएगा आगे, हाई इंटीग्रिटी थी। तो ये दो चीजें हैं, एक बैड पॉइंट हाई लेटेंसी, एक गुड पॉइंट हाई इंटीग्रिटी। किसकी? स्टोर एंड फॉरवर्ड की, स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग की। फिर क्या कहता है? इसके मुकाबले में जो फास्ट फॉरवर्ड है, जिसके ऊपर मेरा कर्सर है इस वक्त, ये फास्ट फॉरवर्ड जो है जेंटलमैन, इसकी लेटेंसी कम है लेकिन इंटीग्रिटी रिड्यूस्ड है। हो सकता है ठीक चीज जाए, हो सकता है गलत चीज जाए। तो इसका मतलब ये जो है हमारा फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग वाला मेथड, ये इन दोनों के दरमियान में आ जाता है। ज्यादा चांस ये है कि अगर कम से कम अगर 64 बाइट्स अगर ठीक रिसीव हो गए हैं, तो वो एक मेथड में ये भी कहता है
कि 64 बाइट का आप सीआरसी कैलकुलेट कर लो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जो सीआरसी कैलकुलेट होता है वो पूरे फ्रेम पे होता है। तो कम से कम यहाँ भी हम चेकिंग करने का जो हमारा ख्याल है, जो एरर चेकिंग का हमारा या डिटेक्शन का हमारा जो मेथड है वो नहीं चलेगा, क्योंकि 64 बाइट से नहीं पता चलता। गॉट द पॉइंट जेंटलमैन? Okay, so Yes, then sir. we nice, then we go to the next one, and यहाँ पे मैं अभी जो क्वेश्चन कुछ देर पहले मुझसे किया गया था उसका जवाब देने के काबिल हो जाऊंगा, एंड दैट इज द मेमोरी बफरिंग। तो मैंने अभी आपको मेमोरी बफरिंग ऑन स्विच, तो अगर जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर ये आपका स्विच है, ये आपका स्विच है, तो एक तरीका तो यह है कि हर पोर्ट का अपना बफर, क्योंकि आपको पता है कि ये पोर्ट आईओ पोर्ट है, यानी कि इससे डेटा आता भी है और यहां से डेटा आता भी है और यहां से डेटा जाता भी है। आईओ पोर्ट है। आईओ का मतलब इनपुट एज वेल एज आउटपुट, ठीक है ना। तो यहां पे हर एक की अपनी पोर्ट बेस्ड मेमोरी है, हर पोर्ट के अपना अपना, यानी अमेरिकियों वाला हिसाब है यहाँ पे, इन अदर वर्ड्स, ठीक है ना। तो यही वो कह रहा है कि फ्रेम्स आर स्टोर्ड इन क्यू दैट आर लिंक्ड टू स्पेसिफिक इनकमिंग एंड आउटगोइंग पोर्ट। दिस मेमोरी इज रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक पोर्ट। फिर a frame is transmitted to the outgoing port only when all the frame ahead in the queue have been successfully transmitted। यानी अगर इस क्यू के अंदर लेट करो कि 4 फ्रेम पड़े हुए हैं, जब तक पहला फ्रेम नहीं पहुंच जाएगा दूसरा फ्रेम, क्योंकि उसके बाद है तो वो नहीं जा सकता। बात समझ आ रही है ना। तो इसका डिसएडवांटेज ये हो गया कि अगर एक लंबा फ्रेम आ जाता है, जैसे आप देखें ना, इसके आसान से एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप बैंक की क्यू में खड़े हैं और आपसे पहले वाला बंदा, ये सबसे आगे खड़ा हुआ बंदा, वो 50 बिल लेकर आया हुआ, पूरे मोहल्ले के बिल उठा के, स्ट्रीट के बिल उठा के आ गया है, तो उसको तो आधा घंटा लग जाएगा। इसका मतलब पीछे जितने भी लोग हैं दे विल बी वेटिंग। उनको नहीं, किसी का अगर लेट करें कि एक बिल ही है और वो सिर्फ बिल जो है वो 200 रुपए का है, बट इट डजंट मैटर। बात समझ आ रही है ना। ही हैज टू वेट। तो यही वो कह रहा है कि इट इज पॉसिबल फॉर ए सिंगल फ्रेम टू डिले, एक फ्रेम सबको, एक कस्टमर सबको डिले करवा सकता है। सिंगल फ्रेम टू डिले द ट्रांसमिशन ऑफ ऑल द फ्रेम्स, ठीक है। द डिले अकर्स इवन इफ द अदर फ्रेम्स कुड बी ट्रांसमिटेड टू द ओपन। यानी मिसाल के तौर पे फ्रेम नंबर 1 ने, जो फ्रेम नंबर 1 आपको मैं भी दिखा रहा हूं, इसने इस पोर्ट पे जाना था, लेट इट बी दिस पोर्ट माइट बी बिजी, लेकिन ये बाकी 2 पोर्ट खाली हैं जिसके लिए फ्रेम नंबर 2 और फ्रेम नंबर 3 मौजूद हैं, लेकिन नहीं, दे कैन नॉट गो, क्योंकि पहला फ्रेम जब तक नहीं कवर होगा, कंप्लीट नहीं होगा, अगले फ्रेम्स नहीं जा सकते। कुछ बात समझ आ रही है मेरी? देन कम्स दी, शाबाश, देन कम दी, इसका मतलब देखें आपने, उसकी अच्छाई ये है कि हर एक अपना अपना है, लेकिन डिसएडवांटेज आपने ये देखा कि एक बुरा फ्रेम, एक लॉन्गर फ्रेम बाकी तमाम छोटे फ्रेम्स को हर्ट कर सकता है। ठीक हो गया। द नेक्स्ट वन इज दी शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी का मतलब यह है, जैसे देखें ना आपके घर में भी, स्पेशली पाकिस्तान में, आपका ड्राइंग रूम जो होता है वो शेयर्ड होता है, यानी आपका मेहमान आए तो वो भी उसी ड्राइंग रूम में बैठता है, और आपके भाई का आए, आपके किसी और का घर के फर्द का आ जाए, सब यूजेस से शेयर्ड मेमोरी। तो इसी तरह ये भी हो सकता है कि आपका स्विच शेयर्ड मेमोरी इस्तेमाल कर रहा हो। आपको पता है कि पोर्ट बेस्ड मेमोरी में अगर एक पोर्ट की मेमोरी लेट करो 1 मेगाबाइट है, बस उसकी लिमिटेशंस हैं, वो 1 मेगाबाइट से ज्यादा नहीं अपने पास स्टोर कर सकेगा। लेकिन अगर शेयर्ड मेमोरी लेट करो 100 मेगाबाइट है, तो लाजमी तरह सारे के सारे तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, सारे के सारे तो इस्तेमाल नहीं हो रहे,
तो जो भेज रहा है उसके लिए ज्यादा मेमोरी हमें अवेलेबल हो सकती है। इसलिए तो हमारा जो कल्चर है, हम यही तो कहते हैं कि जो शेयर्ड जिनके मेथड है फैमिली का, उसमें कई एडवांटेजेस हैं, क्योंकि एक चीज सारे नहीं इस्तेमाल कर रहे होते तो ज्यादा चीज आती है, और जिसको ज्यादा चाहिए होती है वो ज्यादा उसमें से ले लेता है, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए हमने कहा कि डिपॉजिट ऑल फ्रेम्स अब इंडिविजुअल नहीं है, कॉमन मेमोरी बफर है, कॉमन मेमोरी बफर है, which is shared by all ports, which is shared by all ports, and the amount of a buffer memory required by the port is dynamically allocated। यानी फिक्स नहीं है कि भाई आपके पास 1 M है तो बस 1 M से आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। भाई हमारे पास शेयर्ड मेमोरी 100 की है, अगर 100 में से 50 खाली है तो, और किसी की रिक्वायरमेंट 2 MB है, 2 M है, 3 M है, यस इट कैन बी असाइंड। तो दैट इज अ गुड पॉइंट। फिर क्या कहता है, द फ्रेम इन द बफर आर डायनामिकली लिंक्ड टू द डेस्टिनेशन। हर एक इस मेमोरी के साथ कनेक्टेड है, तो अब उसको इस क्यू का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे फ्रेम नंबर 1 है, फ्रेम नंबर 2 है, मेमोरी में पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 3। फ्रेम नंबर 3 सबसे आखिर में है, लेकिन इसकी पोर्ट खाली है जिसके ऊपर इसने जाना है, शेयर मेमोरी से उसको उठाया जाएगा और इस पोर्ट पे गिरा दिया जाएगा। दैट इज अ गुड पॉइंट। तो ये वो कह रहा है, द फ्रेम इन द बफर आर डायनामिकली लिंक्ड टू द डेस्टिनेशन पोर्ट, enabling a packet to be received on one port and then transmitted to another port without moving the different queues। तो इसलिए वो कह रहा है कि शेयर्ड मेमोरी बफरिंग आल्सो रिजल्ट इन लार्ज फ्रेम्स। अगर फ्रेम्स लार्ज हैं उनके लिए भी शेयर्ड मेमोरी बेहतर है, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड विद फ्यूअर ड्रॉप फ्रेम्स। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास यहाँ पे 1 M की मेमोरी थी, आपको अगर 1.2 M आ गया तो लाजमी तौर पे आप, अगर आपके पास 4 कुर्सियां तो आप 6 बंदे तो नहीं बिठा सकते, लाजमी 2 को आप कहेंगे भाई बाहर उतरेगा। तो यही वो कह रहा है कि यहाँ पे ड्रॉप, क्योंकि आपके पास अब जगह ज्यादा है, शेयर्ड है, तो आपको फ्यूअर ड्रॉप्स होंगे, दे विल बी फ्यूअर ड्रॉप्स। This is important with the asymmetric switching which allows for different data rates on different ports। तो इसका सबसे अच्छा फायदा क्या है, जैसे अभी हमारे स्विचेस में आपको पता है कि कुछ हमारी पोर्ट्स 10 मेगाबिट पर सेकंड की होती है, कुछ 1 गीग की होती है, कुछ 10 गीग की होती है। इसका मतलब हमारा एसिमेट्रिक स्विच का अगर लाजमी तौर पे कुछ ज्यादा भेजेगा को कम भेजेगा, शेयर्ड मेमोरी है, इट कैन बी सॉर्ट आउट। बात बस क्लियर हो रही है मेरी? बात तो क्लियर हो रही है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि द स्टूडेंट नंबर इज क्वाइट लो। यस, वेरी नाइस साहिल शाह। ओके, अब हमारा ये तो हो गया, वेरी नाइस बशीर साहिल। सर अब आई हैव क्वेश्चन सर। जिसका क्वेश्चन है पूछे। तो मेरा क्वेश्चन है कि सर आपने जिस तरह बात की कि जो कोड बेस्ड मेमोरी है सर उसकी, सर इसमें प्रायोरिटी का कोई कंसेप्ट है कि नहीं, कि अगर सर कोई फ्रेम आ जाए उसकी प्रायोरिटी हाई या लो, सर इसका कोई कंसेप्ट है इसमें कि नहीं? नहीं, इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अदरवाइज मसला ये है कि देखिए ना, मिसाल जैसे मैंने भी आपको मिसाल दी, यहाँ पे इशू ये है कि अगर ये आपकी क्यू है, क्योंकि पोर्ट है ना, पोर्ट की मेमोरी है तो क्यू होगी। क्यू क्या, मेमोरी क्या होती है? क्यू होती है। तो अगर एक सबसे आखिरी वाला फ्रेम आता है, इसका मतलब अगर हम इसको सबसे ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हमें ये सारे ऊपर के फ्रेम फिर डिस्कार्ड करने पड़ेंगे। तो इनकी जो पहले आने का इनको एडवांटेज था, दैट विल बी कंप्लीटली लॉस्ट। और कम से कम नेटवर्क्स ये बर्दाश्त नहीं करते कि एक, मतलब जैसे कि हमें भी बुरा लगता है कि अगर बैंक में हम आए, क्यू में 10 लोग आगे खड़े हैं, 11वें नंबर पे एक बंदा आए और सबसे आगे जाके वो खड़ा हो जाए और इन सबको कहे जी कोरतलाड़ सही, लाजमी तौर पर उसके बाद तो और कोई इलाज नहीं। यहाँ तो थोड़ा सा पीछे किया जा सकता है ना, लेकिन यहाँ तो नहीं किया जा सकता। यहाँ तो इसका मतलब कि पहले 5 को गिराओ ताकि छठा जो है नंबर 1 पे आ जाए। और मेमोरी तो है नहीं कि हम वहां पे उसको कहीं पे सेव कर लें। बात समझ आ रही है? यस सर, क्लियर हो गया। ओके जी, नाइस जी। इसका पूछते रहा करें, समझते रहा करें, इट्स नाइस। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास स्पीड और डुप्लेक्स सेटिंग्स हमें अपने स्विच में करनी होती है। स्पीड का मतलब
हम चाहते हैं मिसाल के तौर पे एक खास पोर्ट है, देखिए आपका ये स्विच है, ये इसकी एक पोर्ट है, आप चाहते हैं कि ये पोर्ट 10 मेगाबिट पर सेकंड पे काम करे, आप चाहते हैं कि ये 100 मेगाबिट यानी फास्ट ईथरनेट पे काम करे, आप चाहते हैं कि ये 1 गीग पे काम करे, आप चाहते हैं कि 10 गीग पे काम करे, तो दिस इज समथिंग इज कॉल्ड दी स्पीड सेटिंग, दिस इज कॉल्ड समथिंग एज दी स्पीड सेटिंग। सो इसके अलावा नंबर 3 सेकंड चीज जो है दैट इज डुप्लेक्स। डुप्लेक्स का मतलब ये होता है जेंटलमैन कि मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, दोबारा बता रहा हूं कि इसमें 3 होते हैं। नंबर 1 सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। ऑल्दो सिंप्लेक्स का कॉन्सेप्ट हमारे लैन में नहीं। सिंप्लेक्स का मतलब ये होता है ओनली वन वे, ओनली वन वे। जैसे आपका रेडियो है, जैसे आपका टीवी है, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ ओनली वन वे। जबकि इसके मुकाबले में हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये होता है कि बोथ वे बट नॉट साइमल्टेनियसली, बोथ वे बट नॉट साइमल्टेनियसली, यानी इसमें जो कमी है वो है साइमल्टेनियस की कमी है, इकट्ठे नहीं हो सकते। जबकि फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि इट इज बोथ वे एंड साइमल्टेनियसली, बोथ वे एंड साइमल्टेनियसली। जैसे मिसाल के तौर पे हाफ डुप्लेक्स की एक एग्जांपल वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी, दूसरी एग्जांपल पुलिस रेडियो, तीसरी एग्जांपल आपका वाईफाई। These are all the example of the half duplex. These are all the example of a half duplex. While full duplex example, like for example, your mobile communication, your PSTN calling, your voice over IP, all are the examples of full duplex. तो यही वो बता रहा है कि आपने अपने स्विच को भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ये किस मोड में चले, ये फुल डुप्लेक्स में चले या हाफ डुप्लेक्स में चले। तो यही वो कह रहा है कि फुल डुप्लेक्स मीन बोथ एंड्स ऑफ द कनेक्शन कैन सेंड एंड रिसीव साइमल्टेनियसली, यानी सेंडिंग भी हो रही है और जो रिसीविंग भी हो रही है। जबकि हाफ डुप्लेक्स में क्या है, ये भी बोथ एंड्स हैं, लेकिन क्या फर्क है कि जब आप सेंड कर रहे हैं उस वक्त आप रिसीव नहीं कर रहे, और जब आप रिसीव कर रहे हैं तो आप सेंड नहीं कर रहे। तो है ये बोथ वे, यानी ओनली वन एंड ऑफ द कनेक्शन कैन सेंड एट अ टाइम। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द हाफ डुप्लेक्स एंड आई गिव यू द एग्जांपल्स एज वेल। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है तो एक फीचर है जिसको कहते हैं ऑटो नेगोशिएट, विच इज एन ऑप्शनल फंक्शन फाउंड इन द ईथरनेट स्विच। इसका मतलब है कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ निगोशिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक एनआईसी जो है, एक एनआईसी 100 मेगाबिट पर सेकंड का है और दूसरा एनआईसी डेस्टिनेशन का एनआईसी इन अदर वर्ड्स वो जो है 1 गीग का है, तो आपका क्या ख्याल है इन दोनों के दरमियान जब निगोशिएशन होगी तो किस वाले की बात मानी जानी चाहिए? लाजमी तौर पे कम वाले की माननी चाहिए। यस, कम वाले की माननी चाहिए कि भाई तुम्हारे पास कम है, लाजमी तौर पे ये तो 100 मैग पे आ सकता है, लेकिन ये तो 1 गीग की फैसिलिटी ही नहीं है, इसके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ ऑटो नेगोशिएट करके अपने आप को क्लियर कर लेते हैं कि हमने किस स्पीड पे एक दूसरे को ट्रांसमिट और रिसीव करना है और हमने कौन सा डुप्लेक्स मोड इस्तेमाल करना है। डज इट मेक सेंस जेंटलमैन? यस, यस सर। नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ पे देखें यही बात वो बता रहा है कि दोनों स्विचेस ने आपस में ऑटो नेगोशिएट किया। कहता है आई एम फुल डुप्लेक्स एंड आई कैन सेंड व्हेनेवर आई वांट। फुल डुप्लेक्स है तो यही मतलब है, फुल डुप्लेक्स का यही मतलब है कि जब मैं चाहूं सेंड करूं। जबकि दूसरा कह रहा है आई एम हाफ डुप्लेक्स, सो आई कैन ओनली सेंड व्हेन द लिंक इज क्लियर। यानी लिंक क्लियर का मतलब है कि जब वो कह रहे हैं सेंड, इसका मतलब जब मैं रिसीव कर रहा हूं उसको मैं सेंड नहीं कर सकता। बट आई एम ऑल्सो गेटिंग ए लॉट ऑफ कोलिजन। तो अब इसका मतलब है कि एक तरफ से हाफ डुप्लेक्स कह रहा है, दूसरी तरफ से फुल डुप्लेक्स कह रहा है, लाजमी तौर पे ये कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। इसलिए देखें इसने खतरे की निशानी यहाँ पे बता दी कि अब दोनों काम इकट्ठे, क्योंकि अगर इसका मतलब तो ये है कि ये हर वक्त भेज सकता है, जब हर वक्त भेजेगा तो ये हर वक्त रिसीव नहीं कर सकता।
That's the reason they have to auto or they have to talk to each other. या तो both have to come on the full duplex or both have to come on the half duplex. And accordingly they have to talk about the speed as well. यही बात ये यहाँ पे कर रहा है कि फुल इस अमल को अगर ये गलत है, एक फुल डुप्लेक्स पे है और एक हाफ डुप्लेक्स पे है, और बाजू का ये इस किस्म के फॉल्ट्स आपको नेटवर्क्स में मिलते हैं कि भाई दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, जैसे स्विच 1 और स्विच 2, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? रीजन नहीं पता। जब आप इसको चेक करते हैं तो पता चलता है कि एक पोर्ट जो है वो हाफ डुप्लेक्स पे कॉन्फ़िगर्ड है, मैनुअली एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको हाफ डुप्लेक्स गलती से कर दिया हुआ है, जबकि दूसरा एंड को उसने फुल डुप्लेक्स कर दिया। इस अमल को कहते हैं डुप्लेक्स मिसमैच। इस अमल को क्या कहते हैं? डुप्लेक्स मिसमैच। तो दिस एरर, दिस प्रॉब्लम नीड टू बी फिक्स्ड। तो यही वो कह रहा है कि डुप्लेक्स फुल मिसमैच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ परफॉर्मेंस इश्यूज। ठीक है? On a 10 megabit per second or 100 megabit per second Ethernet link, it occurs when one port of the link operated half duplex while the other operated full duplex. फिर वो कहता है कि this can occur when one or both port of the link are reset. अब इस अमल का क्या है कि हमने रीसेट किया and the auto negotiation process does not result. ऑटो नेगोशिएशन हुई नहीं, तो जिसकी वजह से डुप्लेक्स मिसमैच अकर हो गया। So it also can occur when the user mean administrator of the network configure one side of the link and forget to configure the other. उसने एक को अपनी मर्जी के मुताबिक किया, दूसरे को करना भूल गया, जिसकी वजह से मिसमैच हो गया। तो both side of the link should have auto negotiation on और both sides should have it off। या तो दोनों को ऑन रखो ताकि एक दूसरे से बात करें, या दोनों को तरफ को ऑफ करो और फिर खुद मैनुअली उसको मैनेज करो। तो कहता है बेस्ट प्रैक्टिस इज टू कॉन्फ़िगर बोथ ईथरनेट स्विचेस पोर्ट्स एज फुल डुप्लेक्स, ताकि कंप्लीट परफॉर्मेंस हमें मिल सके। ठीक है? देन इज दी आखिरी टॉपिक ऑटो MDIX। ऑटो MDIX, ऑटो तो समझते हो, ऑटोमेटिक। MDIX स्टैंड फॉर automatic, auto for automatic media dependent interface crossover. This MDIX, this is for automatic, while M is for the medium, D for dependent, I for interface crossover, and X for crossover. ये फीचर आजकल के स्विचेस में मिलता है। जैसे अगर आप क्या है ये फीचर, पहले ये तो क्लियर कर दूं, मैंने बार बार आपको कहा है कि अगर आपको सिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो यू यूज द क्रॉस केबल, और अगर आपने डिसिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो वी यूज द स्ट्रेट केबल। हमें करना यही चाहिए, इसमें कोई मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं जो चाहे दिल चाहे करो, नो, यूज दिस मेथड। मिसाल के तौर पे इफ दिस इज योर स्विच एंड दिस इज एंड योर लैपटॉप एंड यू वांट टू कनेक्ट बाय एन ईथरनेट केबल, इट मस्ट बी अ स्ट्रेट केबल। इफ यू आर कनेक्टिंग अ स्विच टू अनदर स्विच, इट मस्ट बी अ क्रॉसओवर केबल। ठीक है? ये तो है बेस्ट प्रैक्टिस। लेकिन ये फीचर ऑटो MDIX का जो लेटेस्ट स्विचेस में दिया गया है, इंक्लूडिंग द स्विचेस विच वी यूज, विच इज यूजिंग द Cisco IOS, विच इज यूजिंग, आपको पता है कि हमारे व्हाट इज Cisco IOS? IOS इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द Cisco। तो कहता है कि 12.2 के बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं उनके अंदर ये ऑटो MDIX फीचर enabled है। ये क्या करता है कि अगर आपने गलत केबल भी लगा दी तो ये अकॉर्डिंगली अपनी इंटरफेस को उसके मुताबिक चेंज करके आपको मसले में नहीं डालने देगा। अदरवाइज अगर ये ऑटो MDIX नहीं है
और आपने स्ट्रेट की जगह क्रॉस और क्रॉस की जगह स्ट्रेट लगा दी कम्युनिकेट, और ये भी बाजू का एक लैंड्स में मसला आता है कि आपने गलत केबल लगाई होती है, इसलिए तो हमने, अगर आपको याद हो, हमने आपको कहा था कि आप इस्तेमाल करो क्या, टेस्टर, केबल टेस्टर। तो केबल टेस्टर में ये बता देता था कि ये स्ट्रेट केबल है या ये क्रॉस केबल है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस केबल सिमिलर डिवाइसेस में को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है और डिसिमिलर को स्ट्रेट केबल इस्तेमाल होती है। तो यही वो कहता है, a connection between devices once required the use of either a cross cable, crossover cable or a straight cable। यानी या आपको क्रॉस केबल चाहिए होगी, कब, मैंने ये अभी क्लियर कर दिया, या आपको एक स्ट्रेट केबल चाहिए होगी, कब, मैंने अभी क्लियर कर दिया कि अगर ये सेकंड कंडीशन है, ये कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर 2। सो कहता है कि द टाइप ऑफ केबल रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस। A direct connection between a router and a host that you may call as the normal FAN, क्योंकि आप कह सकते हैं कि राउट, इसलिए उसने नोट में लिखा है कि ये बात आपको याद रखनी चाहिए अरसलान, आसिफ, साहिल और बशीर, कि अगर आपने राउटर के साथ किसी भी होस्ट को कनेक्ट करना है, although के you may say they are different, but you have to use the crossover cable, you have to use the cross, so this is an exception, otherwise ये जो रूल मैंने 1 और 2 लिखा है राउटर के लिए जी, बिल्कुल सिर्फ राउटर के लिए, बाकियों के लिए मैंने कहा कि ऑलवेज ये जो रूल 1 और 2 है बस यही वैलिड है। तो ये कहता है मोस्ट स्विचेस डिवाइसेस नाउ सपोर्ट दिस ऑटोमेटिक मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेस क्रॉसओवर फीचर। अगर ये enabled है तो switch will automatically detect the type of cable attached to the port and configure the interface accordingly. The auto MDAS feature is enabled by default on switches. However, the feature could be disabled. अगर आप चाहें तो इसको disable कर सकते हैं। For this reason, you should always use the correct cable. लेकिन चाहे ये enable हो कि disable हो ये feature, आप हमेशा कोशिश करेंगे सही पैटर्न में केबल्स को अटैच करें, ठीक है। तो ऑटो MDAX कैन बी री एनेबल्ड यूजिंग दी, अगर आप ये क्या कमांड दे दें MDAX ऑटो, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि इसको एनेबल कर दो, ऑटो MDAX फीचर को एनेबल कर दो, और नो MDAX ऑटो कर दो। याद रखो कि सिस्को में सबसे अच्छी बात यह है कि जो कमांड है उसका के साथ पीछे अगर नो लगा दो तो इसके ऑपोजिट हो जाए, ठीक है। तो यही वो बता रहा है कि किस तरह ये फीचर आप एनेबल करेंगे। तो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, विच इज चैप्टर नंबर 7, एंड कल हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि इससे आपका जो सेकंड पार्ट था, मैंने आपको बताया ना कि जैसे आपने पहले एग्जाम दिया जो कि पहले 3 चैप्टर में था, इसमें एक चैप्टर जो था वो आपको पता है नंबरिंग सिस्टम पे था, उसमें तो कुछ नहीं आता, वो दैट इज जस्ट ए गपशप कि बाइनरी क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है, ऑक्टल क्या है, डेसिमल क्या है, कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज जस्ट बेसिक्स जो कि आपने कंप्यूटर फंडामेंटल्स में भी या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में भी और डिजिटल लॉजिक डिजाइन में भी पढ़ा होगा, तो वो एक अलग स्टोरी है। बाकी जो 3 चैप्टर हैं उस पे से एग्जाम जो है आपका सेकंड एग्जाम भी ड्यू हो जाता है। मैं ये एग्जाम अब मैं एक्टिवेट कर देता हूं, लेकिन इसको थोड़ा लंबा टाइम दूंगा, इसलिए लंबा टाइम दूंगा कि यू पीपल हैव द एग्जाम्स। तो एग्जाम्स की वजह से आप अपने फाइनल एग्जाम को पहले तवज्जो दें, और जो ही वो एग्जाम खत्म हो आपका फाइनल एग्जाम, आप इधर अपने आप को वापस अपने CCNA की तरफ ले आए, और कल हम इंशाल्लाह ताला अगला चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 8 इंशाल्लाह शुरू करें। लेकिन इतना जरूर कीजिएगा कि ये चैप्टर एक रीड दे के जो इसके मॉड्यूल प्रैक्टिस है, जस्ट प्रैक्टिस है, यानी इससे आपको फायदा जरूर होगा, नुकसान कोई नहीं है। गलत है दोबारा कर लो, गलत है दोबारा कर लो, तो एटलीस्ट गो थ्रू दिस प्रैक्टिस क्विज, ठीक है जेंटलमैन। यस सर। ओके, सो अगर आपको क्वेश्चन है तो आई एम हियर टू रिस्पॉन्ड, और अगर नहीं है तो अभी मैं 8वां चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं करता, कल इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तकरीबन है भी 15-20 मिनट, मुझे पता है
लेकिन मैं चाहूंगा कि कल ही हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। जी जेंटलमैन। सर ये राउटर और होस्ट के दरमियान क्रॉस क्यों लगाते हैं सर? इन दोनों के दरमियान से मतलब वो स्ट्रेट क्यों नहीं लगाते? वो तो डिपेंड करता है कि उन्होंने इसमें जो फीचर, बात चीजें ऐसी होती हैं जो कि बिल्डर पे डिपेंड करती हैं, जिसने बनाया है, जिसने बनाया है। तो बनाने वाला जो है दैट इज सिस्को। तो सिस्को कहता है कि नहीं, राउटर के साथ जो हमेशा केबल लगी दैट बी क्रॉस ओवर केबल। रीजन उसका कोई भी ऐसा वो नहीं बताते कि जी इस वजह से ये करना जरूरी। यस सर। ठीक जी। यस तो इंशाल्लाह कल न्यू चैप्टर के साथ, न्यू मॉड्यूल के साथ दोबारा मिलेंगे वही 2:30 बजे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।